छात्रों नमस्कार। मैं नीरज कुमार जलेसर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने पिछली वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व किया और उससे संबंधित सभी विषय वस्तु को हमने अच्छे से समझा। अब आगे हम अगली प्रश्नावली 1.4 को लेकर चलते हैं, जिससे संबंधित विषय वस्तु को हम समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात आज हम सीखने वाले हैं परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी कि कौन सी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्याओं को हम परमेय कह सकते हैं, कौन सी संख्या को अपरमेय कह सकते हैं। तो हम आप चर्चा करते हैं संख्याओं का दशमलव प्रसार। संख्याओं का दशमलव प्रसार। संख्याओं के दशमलव प्रसार के आधार पर हम कौन सी संख्याओं को परमेय कहेंगे, कौन सी संख्याओं को अपरमेय कहेंगे। आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जो आपके अगली प्रश्नावली के लिए समझने के लिए आपके ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये टॉपिक है। यदि इसको हमने समझा तो अपनी प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को बड़े आराम से लगा सकते हैं। संख्या के दशमलव प्रसार को हम यहाँ पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका संख्या का दशमलव प्रसार होता है शांत और दूसरा होता है हमारा अशांत। जिन संख्याओं में भाग की प्रोसीजर में हम कैसे किस संख्या भाग लगाते हैं तो शांत किसको कहते हैं, थोड़ा सा आप इधर समझेंगे। जैसे हमने 2 से भाग लगाया, 2 से भाग लगाया 10 में, तो 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पर शेष में जब कुछ नहीं बचता तो इस प्रकार के दशमलव संख्या प्रसार हम क्या कहते हैं, जिनका में आंसर कितना आया तो हम कहेंगे 2 भागित 10 भागित 2 बराबर 5.00। आप इसको कह सकते हैं। अर्थात ये आपका संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यदि मान लो यही मैंने लिखा होता, जैसे हमने 3 से भाग लगाया होता 1 में, किससे भाग लगाया होता 1 में लगाया होता, आप इसमें भाग लगाएंगे तो 0 यहाँ 0 जैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारा 3 से भाग 1 में नहीं जा सकता। 3 से भाग जब 1 में नहीं आएगा तो आपने पिछली क्लासों के माध्यम से ये सीखा था, क्या लगाते थे, भागों की बिंदी जैसे आप कहते थे। फिर दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर हम एक शून्य बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक शून्य यानी कि 0 बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, भाग को प्रॉपर तरीके से देने की कोशिश करते थे। तो 3 से भाग देंगे तो 3 दिया 9। अब आप देख रहे हैं 10 में से 9 में कितना बचा 1। फिर से हमारे साथ सिचुएशन वही पैदा हो गई कि अब हम 3 से भाग फिर से 1 में नहीं दे सकते, तो आप क्या करेंगे, दशमलव हमारे पास लगा हुआ तो हम एक बार में एक शून्य बढ़ा सकते हैं। फिर आपने 3 से भाग तो कितने बार गया 3 या 9, फिर से आपका क्या बचेगा 1। यानी कि प्रोसेस आपका लगातार चलता रहेगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 भागित 3 का जो तरफ 0.333 अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं, अशांत। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो संख्या का दशमलव प्रसार जब करते हैं तो हमें 2 प्रकार के रेंट प्राप्त होते हैं। एक तो वह होता है जिसमें भागफल हमारा शेषफल शून्य बचता है या कुछ बचता नहीं, जिसको हम कहते हैं, तो उसको तो हम रखते हैं शांत की कैटेगरी, जिसमें रखते हैं शांत। और दूसरा जिसमें बार बार हम भाग को देने के बाद भी देख रहे हैं कुछ न कुछ शेष बचता जा रहा है, कुछ न कुछ शेष बचता जा रही है, भाग की प्रोसेस यानी हमारी भाग खत्म ही नहीं हो रहा। इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं अशांत। तो जितनी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वे सारी की सारी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, वे सारी संख्या हमारी परमेय कहलाती है। क्या कहलाती हैं, परमेय। क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या रेशनल नंबर कहलाती है। अब इसके बाद अशांत में दशमलव प्रसार हमारा ये भी यहाँ पे फिर 2 भागों में बंटता है। एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अब इन दोनों बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। शांत आवर्ती कौन सा वाला भाग होता है, कौन से संख्या के दशमलव प्रसार को हम शांत आवर्ती में रखते हैं, कौन से वाले को हम अशांत आवर्ती रखते हैं। तो आप थोड़ा समझदारी के लिए यहाँ पर एक चीज और नोट करें। अशांत संख्या में ये वाली संख्या जो आपकी होती है जिनका दशमलव प्रसार कैसा आता है, अशांत आवर्ती है, तो ये संख्या भी आपकी परमेय ही होती है। तो मैंने आपको जोड़ने की कोशिश किया, आपको सिर्फ इसी को फोकस करना है। अभी हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझिएगा। हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी संख्या का दशमलव प्रसार। पहले आप इस ग्राफ को अच्छे से समझिएगा। अगर आपने ये ग्राफ अच्छे से समझा तो आपको प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो हमने देखा संख्या व दशम प्रसार में संख्या व दशम प्रसार दो प्रकार का होता है, पहला शांत, दूसरा होता है हमारा अशांत। शांत दशम प्रसार हम उनको कहते हैं जिनमें भाग हमारा क्या होता है, एक या दो संख्या जब भागफल देने के बाद यहाँ पर शेषफल शून्य बचता है, अर्थात ये हमारी किस प्रकार की भाग की प्रोसेस हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी शांत। कौन सी जाएगी, शांत। अशांत में वे संख्या रखी जाती है जिनका दशम प्रसार हम जब करते हैं, जब हम भाग लगाते हैं उसके शेषफल कुछ न कुछ लगातार बचता आता है, लगातार बचता रहता है, लेकिन भाग हमारा कभी खत्म होता ही नहीं है। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, अशांत दशम प्रसार में रखते हैं। इस प्रकार की संख्या को किस में रखते हैं, अशांत दशम प्रकार की श्रेणी में रखते हैं। अब अशांत को पुनः हमने दो भागों में बांटा है, एक होता है आपका शांत आवर्ती, दूसरा होता है आपका अशांत आवर्ती। तो अशांत जो आवर्ती होता है उसको हम कहते हैं परमेय संख्या, यानी कि शांत वाली भी आपकी परमेय संख्या कहलाती है और अशांत आवर्ती दशम प्रसार वाली संख्या भी आपकी क्या कहलाएगी, परमेय। लेकिन अशांत आवर्ती वाली संख्या जो है आपकी क्या कहलाती है, ये सारी संख्या आपकी अपरमेय कहलाती है, अपरमेय कहलाती। ध्यान से समझिए इसको, यहाँ से आपको बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, आपको पूछा जाता है। यदि ये पैराग्राफ आपको याद रहा तो आप यहाँ से आराम से बता पाएंगे कौन सी संख्या आपकी परमेय है तथा कौन सी अपरमेय है। तो अब हम समझते हैं अशांत आवर्ती क्या होता है और शांत आवर्ती क्या होता है। तो अशांत शांत आवर्ती में इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। अब इसके लिए मैं आगे प्रोसेस को समझते हैं। अशांत और अशांत आवर्ती और अशांत आवर्ती अनावर्ती क्या होते हैं। तो अशांत आवर्ती में हम आप समझेंगे, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था, एक में भाग दिया था 3 से, तुम्हारा उत्तर कितना था 0.333। तो आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग करने, यानी एक डिजिट या दो डिजिट एक निश्चित क्रम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 0.3 को हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बार। क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब ये संख्या हमारी क्या तैयारी है, अपनी एक आम बोली में इसको समझे तो हम कह सकते हैं 3 की अंक जो हमारा बार बार इस भागफल में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा होगा अशांत आवर्ती। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसका दशम प्रसार कुछ इस प्रकार से आ रहा है, जिसमें इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जैसे हमने लगा 0.1 2 3 4 6 8 5 इस प्रकार से इसका दशम प्रसार है। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो एक अंक बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार रिपीट होता था। ये वाली संख्या का दशम प्रसार कैसा करेगा आपका, अशांत तो है, अशांत तो है, लेकिन कैसा है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारे डिजिट जो है अंक जो कैसे हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन इस प्रकार के दशम प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत तो ये भी है, लेकिन ये कैसा रहेगा आपका अनावर्ती, यानी कि इसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी एक अंक बार बार लौट के नहीं आ रहा है। तो अशांत अनावर्ती, इस प्रकार के दशम प्रसार को क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। एक ऐसा उदाहरण और समझे, जैसे कभी क्या होता है 0.23232323, यानी कि संख्या को आप इसको कहते हैं 0.23 पे क्या लगा सकते हैं, बार। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अशांत, क्या कहलाएगा दशम प्रसार का, अशांत आवर्ती। क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती, क्योंकि उसमें 2 3 ये दो डिजिट आपकी जो हम कह रहे हैं वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ये भाग की प्रोसेस कैसी होगी, ये भी भाग हमारा खत्म नहीं होगा। तो उम्मीद आप समझ गए कि अशांत आवर्ती क्या होता है। अशांत आवर्ती जैसे आपने आसान समझाता था, भाग यहाँ पर खत्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दो कैटेगरी बनती है, भाग नहीं खत्म होता। इसका मतलब वहां पर हमारे भागफल में जो हम कहते हैं ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा किस प्रकार का अशांत कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा दशम प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जिसमें अंक रिपीट नहीं होते वो आपका कहलाएगा दशम प्रसार किस प्रकार का, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और इन्हीं संख्या को क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर परमेय संख्या हमारी दो जगह से कैसे प्राप्त होती है, शांत है तब भी परमेय होगी, और अशांत है, अशांत में कौन सी प्रकार का शांत है, वो अशांत में आवर्ती है तब भी आपको कौन सा कहलाएगी संख्या, परमेय संख्या कहलाएगी। तो ये था आपका परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। आप इसे पेन डाउन करिए, मैं 60 होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की हम चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं संख्या को दशम प्रसार में। तो हमने यहां पर देखा
परिमेय संख्या का दशम प्रसार किस प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से हमने यहाँ पर देखा, परिमेय संख्या दशम प्रसार दो प्रकार से होता है। एक तो कौन सा हो रहा था, चलिए लिख के समझ लेते हैं, अगली हेडिंग में लगा लेते हैं क्या भाई, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या दशमलव प्रसार हमने यहाँ पर देखा, हमारे दो भागों में बना था। कौन कौन सा बना था? पहला बना था एक तुम्हारा कौन सा था, शांत दशमलव प्रसार। कौन सा बना था? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा बना था, दूसरा हमारा क्या बना था, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब यहाँ से समझ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान से समझनी है। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, आपको परीक्षा में आते सीधे प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार से, कि बिना भाग दिए या बिना भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप बताइए किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किस संख्या का दशमलव प्रसार आपका कहता है अशांत आवर्ती है। तो इसकी मैं आपको पहचान बताऊंगा कि जैसे मान लो एक संख्या x है, क्या हमारी एक संख्या x है, जिसको हम यदि हम x में x का दशमलव प्रसार जैसे मान लो यदि परिमेय संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यदि इस q का, यदि इस वाले q का, q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से हो, तो 2 पे घात n गुणा 5 पे घात n के रूप में हो, तो जहां हो तो संख्या का दशमलव प्रसार, संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत होता है। जहां मैंने m और n लिखा है वो आपकी क्या है, जहां इसको नोट करेंगे, जहां m तथा n कहती है आपकी ऋणेतर पूर्णांक है, कहती है ऋणेतर पूर्णांक। अब आप समझेंगे ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है, क्योंकि ये नया शब्द है ऋणेतर पूर्णांक। तो मैं आपको इसकी जानकारी के लिए बता दूं, ऋणेतर पूर्णांक में 0 से लेकर 0 1 2 3 यानी पूर्णांक में कैसे होते हैं, थोड़ा पूर्णांक लगे जैसे मास के 3, मास के 2, मास का 1 पे शून्य लिखते हैं आप, तो ये सभी मान क्या होते पूर्णांक होते हैं। लेकिन ये वाले 0 से छोटे नंबर होते हैं जो हमारे नेगेटिव होते हैं, कैसे होते हैं नेगेटिव, और 0 के घर वाले सभी संख्या में जो अलग कर जाती है ये सब कहते हैं इंटीजर से पूर्णांक होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं, जिसमें शून्य ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। यदि शून्य को हम इस कैटेगरी में शामिल कर दें इस वाली में, तो ये सारे पूर्णांक हमारे कहते कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं ऋणेतर पूर्णांक। कैसे पूर्णांक कहलाते हैं, ये सभी पूर्णांक हमारे ऋणेतर पूर्णांक कहलाते हैं। अर्थात धनात्मक पूर्णांकों के साथ यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें तो हमारे वो क्या कहलाएंगे ऋणेतर पूर्णांक। अब कहने का तात्पर्य ये था, यदि जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 23 बटे हमने लगा 10, तो इसका दशमलव प्रकार किस प्रकार से होगा, 23 बटे 10 के गुणनखंड आपके क्या होंगे 2 गुणा 5, अर्थात आप कह सकते हैं कि 23 बटे 2 पे घात क्या आपका 1 गुणा 5 पे घात क्या आपका 1। तो ये आपका 1 जो हमने लिखा है वो क्या आपका m और n की जगह पर लिखा गया है, m और n की जगह पर लिखा गया है। कभी कभी क्या हो सकता है, कभी ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर जैसे मैं लिखा यहाँ पर 17 बटे 8, क्या लिखा 17 बटे 8, तो आप इसका दशमलव प्रकार कैसे होगा 17 बटे, तो 2 पर घात कितना हो गया आपका 2 गुणा 2 अर्थात 2 पर घात कितना होगा 2 पर घात हमारा होगा 3। अब यहाँ पर हमारा 5 पर घात n वाला फैक्टर देखा आप देख रहे होंगे वाले गुणनखंड हमारा नहीं आया, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको पूरे इस प्रकार से लिखेंगे 17 बटे 2 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 0, अर्थात इसमें 0 को भी शामिल करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि m और n हमारे क्या होते हैं ऋणेतर पूर्णांक होते हैं, या तो अर्थात यहाँ पर m और n पर घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन माइनस की घात नहीं हो सकती। केवल 0 से लेकर के आगे जितनी प्लस की संख्या है वो सभी m और n पर घात के रूप में पाई जा सकती है, लेकिन माइनस की घात नहीं हो सकती, मास की घात नहीं हो सकती।
तो पहली शर्त हमारी ये थी, तो पहला दफन प्रसाद को मैं विस्तार से आपको बताया, ये जब पुनः इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं, पुनः को समझने की कोशिश करें कि शांत दफन प्रसाद जो है किस प्रकार से होता है। जैसे मान लो कोई संख्या x है जिसका दफन प्रसाद p बटे q में हम इसको फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे p और q क्या है, p तुम्हारा अंक होगा, q हमारा क्या होगा, हर होगा, और हर में जो भी संख्या दे रखी होगी उसके हम अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करें, हर में जैसे हमारे यहाँ क्या दे रखा है q, तो q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पर घात m, आप इसको याद रखिएगा अच्छे से, 2 पर घात m गुणा 5 पर घात n, यानी 2 पर घात 2 या 5 पर घात 2 या 2 पर घात 3, 5 पर घात 6, ऐसे करके कुछ भी आए, यानी 2 और 5 के अंक ही आने चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा अंक नहीं आना चाहिए। तीसरा अंक उसमें आता है तो संख्या हमारी क्या होगी, वो संख्या हमारी अपर में कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फिर अपर में कहलाएगी। तो q के वाले गुणनखंड 2 पर घात n गुणा 2 पर घात n के रूप में हो तो संख्या का दफन प्रसाद शांत होता है। संख्या दफन कैसा होगा, शांत। अतः नहीं तो क्या तो हो जाएगा, अशांत। और ये बात आपको गलत बताया गया, 2 पर घात n तथा 2 पर घात n में कोई घात आपकी ऋणात्मक है तो आपकी क्या कहलाएगी, तो वो आपकी कहलाएगी अपर में। ऋणात्मक हो तो कहलाएगी अपर में। और यदि वहां पर 2 पर घात m है, 2 5 पर घात n के अलावा जैसे 3 पर घात कुछ आ रहा है तो वो संख्या हमारी शांत नहीं होगी, कैसी होगी, अशांत की कैटेगरी में चली जाएगी। और इसका दूसरा अर्थ हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत के लिए इससे भी सिचुएशन होगी, जैसे मान लो कोई एक संख्या x है जहां पर p और q के रूप में इसका दशमलव प्रसार लिख रहे हैं। यदि q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 पर घात m गुणा और 2 पर 5 पर घात n के रूप में नहीं पाए जाए, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, संख्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। किस प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलिए इन चीजों को आप द्वारा से वीडियो को प्लेबैक करके पुनः देखें। ये पूरा मैटर मैंने आपको इधर जो लिखा है वो इस सारे के सारे एग्जांपल इसके लिए भी है और कुछ इसमें इसके लिए भी काम करेंगे। अगर आपका घात हमारी 2 पर घात और 3 5 पर घात के अलावा 3 पर घात आ जाए, 7 पर घात आए तो आपको किस प्रकार का प्रसार कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। चलिए इसको मैं एक बार रिकॉल करते हैं। आप इसी को पेंडल परिवेश का थोड़ा सा आपको निचोड़ दे दूं, हम इसको शॉर्ट में किस तरह से याद रखें। वीडियो का पॉज कर करके या वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसके आगे की चीजों को देखते हैं। चलिए अब आपने इसको नोट कर लिया तो हम देखेंगे ये सब चीजें रिमूव यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे हटा रहा हूँ चीजों को। तो सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है, मोटी मोटी 2 बातें हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कौन कौन सी 2 बात याद रखनी है। इसके लिए आपको याद रखना है यदि p बटे q में q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो, 2 पर घात m गुणा 5 पर घात n, तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, तो इसको इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। इस वाली सिचुएशन क्या करेंगे, यदि p बटे q में q के अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात m गुणा 5 पर घात n के रूप में न हो और इसमें इसके रूप में हो, बस इतना सा आपको शॉर्ट में याद रखना है। क्या याद रखना है, यदि किसी संख्या के जो भी हर दिया हो तो उस हर के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 का अंक और 5 का ही अंक आता है, चाहे कितनी बार रिपीट हो 2 का अंक, चाहे कितनी बार 5 का अंक रिपीट हो, या केवल 2 का अंक आया, केवल 5 का अंक आया, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा अंक नहीं आ सकता। यदि कोई तीसरा अंक आया तो संख्या दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा, तो फिर वो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाएगा। यदि केवल 2 का अंक या केवल 5 का अंक या दोनों आते हैं तो वो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ये थी आपकी वर्ग संख्या पर दशमलव प्रसार को लेकर के बेसिक इंफॉर्मेशन जानकारी जो आपको अगली प्रश्नावली में बहुत ही काम आने वाली है। चलिए आप इसे भी शॉर्ट में नोट कर लें जिससे कि आपको ये वाला फैक्ट आपको हर हाल में याद ही करना है, इसके बिना आपके अगले प्रश्नों का काम नहीं चलने वाला। जल्दी से आप इसे नोट करिए।
चलिए हो गया। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नावली 1,4 के प्रश्नों को, प्रश्नावली 1,4 के प्रश्नों को हम किस प्रकार से लगा पाते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या का दशक प्रसार कैसे शांत या अशांत आवर्ती है। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, चलिए अब हम प्रश्न नंबर अपना 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में शर्त देके क्या लिखी है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन मतलब जैसे आप पहले बचपन में भाग देते थे, कैसे जैसे आपने 2 से 12 आया, 2 से 18 में, तो ये विभाजन प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, लंबी विभाजन प्रक्रिया कहलाती है। मतलब ये आपको नहीं करना है, ये इनकी शर्त है, मतलब आपको भाग भी नहीं देना है, और बिना भाग दिए आपको क्या बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं, इसकी कौन सी क्या है, परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में आपको बताना है कि उनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। मतलब परमेय संख्या दशमलव प्रसार दो ही प्रकार के होते हैं, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए बिना भाग किए हम कैसे बताएंगे कि संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है या फिर हमारा अशांत है। बहुत ही आसान विधि है, इसको समझना बहुत ही आसान है। मैं सारे प्रश्नों को यहाँ पर नोट किया हुआ, प्रश्न नंबर आपके 1 से लेकर 10 तक 10 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इनमें से हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले का हल हम देखते हैं। पहली संख्या हमारी है 13/3125। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका हम करेंगे क्या, हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, यदि कोई संख्या x है, अब उसका हम दशमलव प्रसार हम जैसे p/q में हम लेकर के चलते हैं, तो q का मान या गुणनखंड भाज्यखंड क्या होना चाहिए, 2 पे घात m या 5 पे घात m। तो मैंने आपसे कहा था आप इस बात को याद रखिएगा, ये आपको काम आने वाली है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कि हमें जो हर में ये नीचे वाली संख्या दी होती है, इसके हम आवाज खंड करके ये पता करेंगे, ये 2 पे इसमें आवाज को खंड में 2 का अंक और 5 का अंक आता है, तो संख्या हमारी कैसी कहलाएगी, वो शांत कहलाएगी, अन्यथा हमारी क्या कहलाएगी, वो अशांत कहलाएगी। चलिए तो इसको देखते हम। 3125 के गुणनखंड लगाएं, क्या बनेंगे, तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड हम कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। अंतर्मुख हमारा 5 इसका मतलब ये हमारे 2 से तो कटनी नहीं है, किससे कटेगी, ये 3 से क्या करते, 3 से चले 3 और 1 कितना होगा 4, 4 तो कितना होगा आपका 7, और 7 5 कितना हो गया 12। इसका मतलब ये संख्या आपकी 3 से कटेगी नहीं कटेगी, आप चेक करिए, 3 एकम 3 और 0 3 से 12 आपकी 3 से नहीं कटने वाली। देखो 5 और 7 और 1 8 9 10 11 इसका टोटल हो रहा है, तभी अंकों का योग 11 3 के पारे में नहीं आता, इसका मतलब संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित होनी नहीं है, 3 होनी, इसका मतलब 4 से विभाजित करते नहीं है, किससे करते, किसी अभाज्य संख्या से करते हैं। अगली अभाज्य संख्या में क्या होगी 5, तो 5 से इसमें भाग शुरू करेंगे, तो 5 के 30 यहाँ से बचेगा 1, जब 5 के 30 होते हैं, ये कितने कहती यहाँ से 1 बचेगा, तो 1 इस 2 के आगे आकर के इस तरह से 12 को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, ये 12 को दर्शाएगा। अब 5 से 12 भाग आएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी होते 10 है, लेकिन कितने हैं 12, यहाँ से 2 बचेंगे, 2 इस 5 के आगे एक तरह से 25 को दर्शाएगा। अब 5 से 25 में लाएंगे तो 5 पंजे 25, अब पुनः 5 से बाहर आए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 होते 6 जाते, 1 बच्चे को यहाँ पर आया है 12 बना देगा इसको, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 12 में से आप 2 जाएंगे, यहाँ पर आप क्या आएंगे तो 5 दूनी 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब हम देख पा रहे हैं तो 13/5 गुणा 5 कितने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 13/5 पर घात 5,
तो हमने आपको बताया था या तो 5 पर घात तो कुछ कुछ निकल के आए, या फिर 2 पे घात आए, या फिर दोनों अंक आए, तब तक तो हमारी संख्या कैसी रहती है, संख्या का दशक प्रसार शांत रहता है। कैसा रहता है? शांत होता है। अतः हमें इसका क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। अतः लगा करके आप लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसे पेन डाउन करिए, मैं इसके रिमूव कर रहा हूं। इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। चलिए आपने नोट कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में लिखा है 17/8। हमने आपको क्या बताया? 17/8 का गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे, y गुणनखंड। यदि आपको डायरेक्ट आए तो डायरेक्ट लिख लीजिए, और नहीं तो आप इसको साइड में करके देख लीजिए। तो 2 से आप काटेंगे 4 बार, फिर 2 से बाहर आएंगे 2 बार, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार। तो इसका मतलब मिला कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात आप कह सकते हो 17/2 पर घात 3। मतलब जितने अंक होते हैं उतनी हम यहाँ पर इसकी घात लगा देते हैं। यदि 2 का अंक या 5 बार होता तो हम 2 पर घात 5 लिखते, और यदि हम 2 का अंक 4 बार होता तो हम 2 पर घात 4 लिखते। हम देख पा रहे हैं चूंकि 2 पर घात n, और इसको हम लिखेंगे चूंकि 8 के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं 2 पर घात n के रूप में है, के रूप में है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। चलिए आप इसे भी नोट करिए। अब इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं, इसको हम इधर देख लेते हैं। तीसरा पार्ट दिया है 64/455। तो हमें क्या करना है? 455 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखते हैं हमें इसमें क्या मिलने वाला है अभाज्य गुणनखंडों में। तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो अंतिम अंक 5 है, और 5 2 के पारे में आता नहीं है। 5 5 10 और 4 हो गए 14, 14 का मतलब 3 के पारे में 14 नहीं आती, तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। इस पर सीधी किससे कटेगी? अंतिम अंक 5 है तो 5 से ही कटेगी। तो 5 से आप 45, 5 में 45, 5 से कम 5। अब इसके बाद हमारी 7 से, क्योंकि 13 से क्या होगा? तो 13 बार कट जाएगी, और 13 से कटेगी कितनी बार? 1 बार। अर्थात अब इसको हम लिख सकते हैं कि 64/5 गुणा 7 गुणा 13। और लिखेंगे चूंकि 455 के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में नहीं है? 2 पर घात n गुणा 5 पर घात n के रूप में नहीं है। यदि इस रूप में नहीं तो ये हमारे संख्या का प्रसार कैसा कहलाएगा? दशमलव प्रसार। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था नहीं है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। कैसा होगा? अशांत आवर्ती। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बात को हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। यदि ये वास्तव में सारी परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इनके दशमलव प्रसार सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो शांत या फिर अशांत आवर्ती। अब ये शांत तो रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 पर घात n या 5 पर घात n, यानी कि 2 के अंक आते हो अभाज्य गुणनखंड, या 5 के अंक आते, या 2 और 5 के दोनों के इकट्ठे आते, तब तो हम इसको शांत कह सकते हैं। यदि इस फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब क्या करेगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये आपका 3 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हुए। अब इसके बाद इसे जल्दी से नोट करिए अपने नोटबुक पर, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे बाद में नोट भी कर सकते हैं आप। इसका अगला पार्ट इसका हम देखते हैं। चलिए आपने इसको उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। अब इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, बाकी भागों को देखते हैं।
हमारे प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आगे चौथे पर। तो चौथे का हल हम देखते हैं क्या होगा। चौथा हमारा, चलो इसको भी टिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे ले ले रहे हैं 15/16 यानी कि 15/1600। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1600 पे आप आवाज गुणनखंड कर लेंगे। यदि आपको ओरल आते हैं मौखिक का मौखिक कर लीजिए, नहीं तो आप इसको बेहतर होगा यहाँ पर लिख करके करें, जिससे आपको फिर गलती होने के चांस ना हो। चलिए तो अंत में क्वेश्चन इसका 2 से भाग जाएगा। 2/16 2 0 को 2 0, फिर आप 2 से कट करेंगे तो 2 चौके 8, 2 0 को 2 0, फिर आप 2 से भाग लाएंगे तो 2 दूना 4, 2 0 को 2 0, फिर 2 से लाएंगे 2 कम 2, 2 0 को 2 0, अब 2 से लाएंगे तो 2 पंजे 10, 1 0 बचा, फिर 2 से लाएंगे तो 25 बार, फिर 5 से लाएंगे तो 5 पंजे 25, फिर 5 से लाएंगे तो 5 एकम 5। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम किसी संख्या में 2 से भाग लगाते हैं, वो संख्या अपने आप की ठीक आती होती आती है। तो 1600 क्या है, कितने 2 से भाग रहा है तो कितने होते हैं 800, फिर दूसरा 800 का है 400, फिर 400 क्या है कितने 200, उसके आगे कितने 100, उसके आगे कितने 50, उसके आगे कितने 25। अब 2 से संख्या 25 तो कटने से रही, किससे कटेगी 5 से, तो 5 से भाग आप आराम से लगा ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये सारे बात गुणनखंड समझ में आ चुके होंगे। अब इसको हम लिखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा 15/2 का घात कितने, तो 2 के अंकों को गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घात क्या लिखेंगे हम, 2 का घात 6 गुणा, अब अगला अंक हमारा 5 है, तो 5 के कितने अंक हैं 1 2, तो 5 का घात 2। अब आप देख के समझ गए होंगे 1600 के भाई गुणन किस रूप में है, जो मैं आपका भाई गुणनखंड 2 का घात m तथा 5 का घात n के रूप में। इसका मतलब संख्या का दशम प्रसार यानी कि 15/1600 का दशम प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो आप यहाँ डाट ले सकते हैं, आप कह सकते हैं अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। चलिए अब इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं, पांचवा हमारा दिया है, पांचवा पार्ट है तो 29/343 के हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाली संख्या का हर में जो 343 लिखा है, हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे 343। तो आप जानते होंगे 343 संख्या किससे कटती है, यदि आपको संख्या के वर्ग घन याद होंगे तो आप इसे आराम से समझ में होंगे कि किसका घन होता है 7 का। इसका मतलब संख्या ना 2 से कटने वाली है, ना 3 से, ना कि 5 से, सीधे किससे कटेगी 7 से। यदि आपको संख्या के वर्ग घन नहीं याद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप कम से कम 25 तक पढ़े, 25 तक संख्या को वर्ग, कम से कम 20 तक संख्या को घन को अच्छे से याद कर ले, जिससे कि आपको जब जब कैलकुलेशन यहाँ पर करते थे सीधे में काम आती है। तो 7 से हम इसको काटेंगे, चलो 7 से काटे तो 7 से आप काटेंगे 34 से भाग आएंगे तो 7 चौक 28 और 7 बजे 35, 5 बार हो जाएगी, 4 बार जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28 के बाद आप इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा, 6 30 के 3 जाएगा तो 63 बन जाएगा, तो 7 में 63। अब यहाँ पे 7 से बाहर आएंगे 7 7 49, तो 7 एकम 7, अर्थात कह सकते हैं 239/7 का कितना 1 2 3, तो 7 के साथ कितना लिख देंगे 3। अब चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड यानी 343 के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 2 पे घात 5 तथा n, 5 पे घात 2 पे घात n तथा 5 पे घात n के रूप में नहीं है। अतः संख्या का दशम प्रसार कैसा होगा हमारा, इस संख्या का दशम प्रसार अशांत होगा। लेकिन चूंकि हर मतलब 343 के अभाज्य गुणनखंड के 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार हमारा किस प्रकार का होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा, अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये आपका पांचवा प्रश्न हुआ। अब इसके बाद हम इसका छठवें प्रश्नों का यही समझिए, 2 पे घात m तथा 5 पे घात n के रूप में दिया। इसका मतलब यहाँ देखते डायरेक्ट देंगे संख्या का दशम प्रसार कैसा होगा आपका, शांत होगा। इसका दशम प्रसार कैसा होगा आपका, शांत। चलिए इसको हम एक कर दिए, आप इसको सिर्फ लिख देना आगे प्रश्न बताने के बाद। अगला प्रश्न को मैं इसको भी यही समझा दे रहा हूँ, आप इसे अपना से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 पे घात 5 और 5 पे घात 7,
यहाँ तक मैटर होता तो इसका चौथा प्रकार क्या था, शांत। देखिए यहाँ पर एक तीसरा अंक आ गया, कौन, 7 पे घात 5। तो मैं 7 पे एलर्जी है, ये मानिए 2 और 5 तो ऐसे सगे भाई या सगे दोस्त हैं, ये तीसरे किसी को आने नहीं देते। जैसे कोई तीसरा अंक आता है तो संख्या का दशम प्रकार ऑटोमेटिकली कैसा हो जाता है, अशांत आवर्ती हो जाता है। यदि ये दोनों भाई रहती है, दोनों में से कोई एक रहता है तो आप समझ लीजिए संख्या का दशम प्रकार आपका शांत होना। इसका मतलब ये इसका दशम प्रकार कैसा होगा हमारा, यहाँ पर 7 का अंक आ गया आधार रूप में, इसका मतलब यानी कि 7 का 5वां रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका दशम प्रकार हमारा अशांत आवर्ती होगा। इसका 15 यहाँ पे लिखा है अगले सवाल में 6 पे घात 15। 6 पे घात 15 का मतलब समझ रहे होंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 तो 5 का अंक तो ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो 3 का अंक आ रहा है वो इसको एग्जैक्ट नहीं करता। इसका मतलब इसका भी दशम प्रकार क्या होगा आपका, अशांत आवर्ती होगा। ये सारे प्रश्नों को आपको लगाना जरूर है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा में एक क्रम में प्रश्न ऐसे करके पूछ लिया जाता है। यदि यहाँ से आपको नहीं पूछेगा तो भविष्य के तौर पर मैं आपको बता दूं, जब आप बड़े होकर के 10th या 12th के बाद जैसे आप 18 साल की उम्र को पूरा करते हैं, उससे पहले आप किसी जॉब में अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन लेवल पर ये सारे प्रश्न आपको यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। यदि कॉन्सेप्ट आपने आज यहाँ पर अच्छे से सीखा तो आपको जिंदगी में हमेशा काम आने वाली है। इसके बाद अगले 2 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क भी दिए, आप इन्हें अपने आप से लगाइए, इसके दशम प्रकार को छांटिए। तो इस तरह से हम आपका प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट किए हैं। अब प्रश्न नंबर 2 को हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हमारा क्या दिया, मैं 60 हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करिए, तब हम आगे की प्रोसेस को देखते हैं। चलिए अब हम अपना प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये कुछ एक जादू भरा प्रश्न है, यानी कि आज के बाद आप ऐसी विधि को सीख जाएंगे जिसमें इस प्रकार की संख्या दे रखी होगी और आपको भाग भी नहीं देना पड़े और सीधे सीधे आप उसका आंसर बताएंगे बिना भाग। यानी आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली है जो आपके लिए आगे भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान से समझते हैं, प्रश्न का कमांड पढ़ते हैं। प्रश्न क्या निर्देश दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहे हैं कि प्रश्न 1 में दी गई परिमेय संख्या, यानी कि प्रश्न 1 अभी जो हमने हल किया था उसमें दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। किसको लिखना है, इसके दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है। केवल उनका दशमलव प्रसार लिखना हमें जो कहती है शांत है, जो अशांत है उनका हमें नहीं लिखना, उसको हमें छोड़ देना है। बस हम ये चेक कर लेंगे तो वो अशांत है तो उसको छोड़ देंगे, तो वो शांत है तो उसका हम बिना भाग दिए दशमलव प्रसार को बताएंगे किस प्रकार से निकलते हैं। तो इसका बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही छोटी सी विधि है जिसमें आपको कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, सिर्फ छोटी सी चीजों पर ध्यान दीजिए और आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसको मैं सॉल्व किया था तो इसका कुछ आंसर इस प्रकार से आया था कि 13/3125 के चाहे तो हम यहाँ पर द्वारा इसके गुणनखंड हमारे गुणनखंड करके ऐसे करके चेक कर सकते हैं। 5 से काट लिया था, 5 के 30 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 से किया था 5 1 5 और यहाँ से बचा था 1 हो गए थे 12, 5 में 10 बचे तो 5 पंजे 25, फिर 5 से हमने किया था 5 में 10 5 पंजे 25 और फिर 5 से किया था 5 पंजे 25 और 5 से किया था 5 से कम 5, अर्थात हमें क्या मिला था 5 पे घात कितना 1 2 3 4 5, 5 पे घात 5। यहाँ तक का प्रोसेस आप समझ के ही तुरंत लिख देंगे इसको आप शांत, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप शांत, ये आपका चार्ट में रहेगा शांत। जैसे आप लिख देंगे इसके बाद अब हमें करना क्या होता है, चलो मैं आपको बताया था 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n, ये हमें यहाँ पर पेयर में आना चाहिए। ये 2 पे घात 5 इसमें 2 पे घात m का रूप इसमें नहीं दिया तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए, बस यही एक स्टेप आपको ध्यान से समझना है, बाकी सारा प्रोसेस यहाँ तक का पुराना वाला था। सिर्फ एक स्टेप आपको इस प्रश्न के बिना भाग दिए पूरे उत्तर को बताएगा। देखते हो एक स्टेप क्या है, तो हम आगे लिखेंगे 13/5 पे घात 5, यही ऊपर और नीचे के अंतराल में 2 और 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 और 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर 2 पे घात कुछ दिया तो यहाँ पर 5 और 5 लिखते, यदि यहाँ पर 5 दिया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 और बटे 2। अब घात हम उतनी यहाँ पर मेंशन करेंगे, उतनी घातों को लिखेंगे जहाँ पर 5 के अक्षर पर घात कितनी है 5,
तो यहाँ भी आप क्या करेंगे घात 5 घात 5। यदि यहाँ पर 5 पर घात 3 होता तब 2 पर घात 3 बटे 2 पर घात 3 से अंश और में क्या करते गुणा करते। दोबारा फिर समझिए इसी को एक बार ध्यान से। यदि यहाँ पर लिखा होता है जैसे मान लो 13 बटे 5 पर घात 3 तो अब क्या करते 2 पर घात 3 बटे 2 पर घात 3 से गुणा करते, यानी कि इनकी घातों को हम बराबर करते हैं। क्या करते हैं घातों को नीचे जितनी घात 5 की होती है उतनी घात में 3 की करनी होती है, 2 की करनी होती है, या जितनी घात 2 की होती है उतनी घात में 5 की करनी होती है। ऐसे प्रश्न आपके आगे भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपके समझ गए होंगे। इसके आगे हम देखते क्या है, तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या करेंगे तो गुणा, लेकिन नीचे वाली को हम गुणा नहीं करते। तो 13 गुणा 2 पे का 5 का मतलब इसको अलग से करके देख लीजिए। तो कैसे करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा करिए तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी कि 13 गुणा 32 हो गया। नीचे आपको यह कितना 5 गुणा 2 पर घात 5, यानी कि हम क्या करेंगे, आपने पहले नियम पढ़ा था कक्षा 8 में जब पढ़ते थे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये दो आधार अलग अलग घातें एक जैसी तो उनके घातों की क्या करते हैं इकट्ठा कर दिया। जैसे आपको लिखा कि a पे घात m गुणा b पे घात m बराबर आप लिखते थे कि a गुणा b पे घात m। ये वाला नियम मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो हम क्या हुआ ध्यान समझ लें, a और b दो ऐसी संख्या जिनकी घात कैसी है एक जैसी है, तो हम a और b को तो गुणा में रखते हैं, लेकिन घात को 2 बार नहीं लिखते करके एक बार ही लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं एक बार। फिर वही रूल आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ 5 पर घात 5 2 पे घात 5, यानी दोनों की घात कैसी है बराबर है, तो 5 गुणा 2 को तो यहाँ तो लिख देंगे, घात को 2 बार नहीं लिख करके सिर्फ कितनी बार लिखेंगे एक बार लिखेंगे। तो 2 पर इधर का घात कितना लगा दिया 5। अब इसके बाद क्या करेंगे 13 और 32 कर लेंगे, तो 13 दूनी 26 के 6 हाँ सो 2 13 39, 13 39 2 कितना होगा आपका 41, कितना हो गया आपका 41 बटे ये आपका 5 दूनी हो जाएगा 10 और 10 का कितना हो गया आपकी 5। चलिए अब क्या करेंगे आप, अब इसमें करेंगे कि 10 पर घात 5 का मतलब हो गया 416 को योग तो लिखिए। अब इस संख्या में हमें 5 अंक बाद यानी जितनी घात होती है उतने अंक बाद हमें पीछे से अंकों को गिन के दशमलव लगाना होता है। एक बार ध्यान से पूरा सुनिए, यहाँ 10 पर घात जितनी भी होगी, जैसे आप 10 पर घात 6 होता था पीछे से 6 अंक बाद दशमलव लगाते, या 10 पर घात 4 होता था पीछे से 4 अंक बाद दशमलव लगाते, या 10 पर घात 5 है तो पीछे से 5 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे जब जितने भी हमारे अंक कम पड़ेंगे उसके बदले हम क्या यहाँ पर शून्य को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तो पहला 1 2 3 4 और 5 आपका दशमलव आएगा यहाँ पर, तो आज यहाँ 0 लगा देंगे तो आपका आता है 0.0004116। ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाइए, चाहे आप इस बाकी प्रोसेस को अपना आप करके देखिए। आप 13 में 3125 से भाग लगा के देखेंगे तो आपका उत्तर 0.00416 ही आएगा, जो कि हमने यहाँ पर बिना भाग दिए ही इसको आराम से बता दिया। तो ये आपकी वो शॉर्ट ट्रिक थी कि हम किसी संख्या मतलब इस संख्या में धोखा पड़ता है कि इसका भी भाग भी नहीं लगाएंगे और बिना भाग लिए इसका भी एकदम एक्यूरेट सही आंसर हम बता सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपका दूसरा, चलिए इसको मैं आगे हटा दे रहा हूँ इस नियम को, तो आपके साथ एक बार क्या करें आप इसको साइड में नोट कर लीजिए a/b पे घात m, इसे आप साइड में नोट करिए जल्दी से, बाकी चीज आते मैं हटा के प्रश्न नंबर 2 को लेता हूँ। चलिए आपने उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या दिया है 17/18, यानी कि आप इसके फैक्टर सीधे कर सकते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात आपको मिला क्या तो 17/2 पे घात 3। चलिए देखिए अभी यहाँ पर मान दिया था 5 पे घात 5, तो हमने किससे गुणा किया था 2 पे घात 5 से। अब इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर अंश और हर में किससे गुणा करेंगे, यहाँ 2 पे घात 3 तो दिया क्या नहीं दिया मैं 5 पे घात 3 से आप इसमें गुणा कर देंगे। तो थोड़ी देर पहले अभी आपको मैंने बताया था जितनी घात 2 के अंक पे होती है उतनी घात 5 के अंक पर लगा करके अंश और हर में गुणा करते हैं। अब चलिए इसका हम पहले की तरह क्या करेंगे, ऊपरी संख्या में इसका विस्तार रूप नीचे इसमें गुणा कर देंगे, लेकिन नीचे गुणा नहीं करते, नीचे गुणा नहीं करते। यहाँ पर वही पुराना रूल लगाएंगे जो भी आपको बताया था 17 गुणा
5 प्रकार 3 का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं। तो 5 गुणा 5 कितना हो गया, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, अर्थात आपके कितना हो गया 125 अपॉन 2 गुणा 5 पर घात कितना 3, यानी दोनों की घात को एक बार लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 17वां 125 के 70 पंजे 85 के 5 हासिल आपको हो गया 8 और 70 34, 34 और 8 आपको कितना हो गया, 34 8 आपको हो गया 42, 42 हुआ था आपको कितना 4, यानी कि आपको 42 हुआ था। अच्छा, इसके बाद हमारा आते ये 4 हुआ। अब 17 के 17 और 4 कितना होगा आपका, कितना होगा 21, कितना हो गया 21, 17 4 21 हुआ। अब अपॉन में आपका कितना होगा 2 पंजे 10 पर घात 3। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं जो भी संख्या रहे आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब जितनी घात होती है 10 के ऊपर उतने अंक बाद पीछे से आप क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पर 10 पर घात कितनी है 3, कितनी है 3, तो कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे 3 अंक बाद, कितने अंक बाद 3 अंक बाद। तो हम पीछे से करेंगे 1 2 3, आपका उत्तर आएगा कितना 2.125, यानी कि हमने 18 में 17 को 17 में 8 से भाग लगाया भी नहीं और बिना भाग दिए हमने इसका एकदम करेक्ट आंसर बता दिया। ये होती है आपके बिना भाग दिए संख्या का दशा प्रसार बताना। अब इसका हम अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट में दिया है 64/455, तो 455 के आप क्या करेंगे, फैक्टर करके देखेंगे। देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे इसके। तो हमें इसको देखा 2 से तो कटेगा नहीं, तो अंतिम अंक हमारा क्या है 5 है। 3 से चेक करेंगे तो 5 5 10 14, 3 के बारे में 14 नहीं आता, इसका मतलब 3 से ये संख्या नहीं कटना, इसीलिए किससे कटेगी 5 से। तो 5 से काटते 5 में 45, 5 कम 5, फिर 7 से काटेंगे 13 7 91 है और 13 से काट 13 कम 13, यानी कि इसकी जो फैक्टर आ रहा है आप इसे समझ गए होंगे। आप इसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 64/455 बराबर आपको बनेगा कितना 64/5 गुणा 7 गुणा 13 और इसके आगे आप क्या लिख देंगे अशांत। क्या लिख देंगे आप अशांत। अशांत के बारे में हमसे क्या कहा है, जो संख्या केवल शांत है उन्हीं का में दशा प्रसार बताना, अशांत का में नहीं बताना। इसका मतलब है इसका में कोई दशा प्रसार हमें नहीं बताना होगा। अच्छा, इसको हम यहाँ पे या तो इसको छूट गया तो इसको यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर शांत लिख देंगे, जिससे हमें पता है शांत है तभी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर अशांत है इसके प्रोसेस को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब अगला प्रश्न में चौथा हमारे में दिया है कि 16 को क्या फैक्टर कर लेंगे इस प्रकार से। अभाज्य गुणनखंड आपके तो 2 से काटेंगे कितनी बार, आधा कर लेंगे तो 800, तो 2 से काटेंगे इसका मतलब फिर आधा कर देंगे 400, तो 2 से काट फिर आधा कर देंगे 200, और फिर 2 से काटेंगे आधा कर देंगे आपको कितना 100, और फिर 2 से भाग लाए आधा कर देंगे 50, तो 2 से भाग आधा कितना होगा आपका 25। अब 5 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 1 बार। चलिए अब इसका मतलब हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा कितना, तो 15/2 पे घात कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 2 पे घात कितना होगा 6 गुणा 5 पर कितना आपका 1 2, तो 5 पर कितना आपका 2। अब यहाँ पर इन दोनों से विपरीत समस्या पैदा हो गई। अब तक क्या होता था कि 2 प्रकार 6 तो 5 प्रकार 6 दिन पर नीचे गुणा कर लेते और संख्या को बैलेंस कर लेते। अब यहाँ पर 2 का अंक भी दिया है 5 का अंक भी दिया, अब हम किसका गुणा करें। चलिए देखते हैं, आप ये भी करना बहुत आसान है। हम देखते हैं ये हमारे पास 2 5 दोनों अंक एक साथ अपनी अपनी घात लेके आते हैं, तो हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि किसकी घात कम है। जिसकी घात कम है हम उसको घात को बढ़ाने के लिए उसी संख्या का गुणा करते हैं, यानी कि 15/2 पे घात 6 गुणा 5 पे घात 2 में आप देखेंगे 2 पे घात कितनी है 6 है, तो कम किसके पास है 5 पे घात 2, इसके पास कम है। कितनी घात कम है 4, कितनी घात कम है 4। तो हम क्या करेंगे अंश हर में उतनी ही घात लगा के 5 से गुणा कर देंगे। ये आपका हो गया। इस तरह से आप चीजों को यहाँ पर मेंशन करते हैं। पुनः दोबारा समझिए, यहाँ पर 2 पे घात 6 थी 5 पे घात 2 थी, यानी कि 2 और 5 के अंदर आना तो दोनों को कंपलसरी है, लेकिन इनकी घातें बराबर करना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा आपका 2 पे घात तो 6 है, 5 पे घात 2 है, इसका 5 पे घात 2 है, इसका इस पर 4 घात कम पड़ रही है। तो इस घात को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस अंक को यहाँ पे लगेगी घात कितनी, जिस पर 2 थी हमें करनी कितनी है 6, तो 4 कर दो 5 पे घात 4 और ऊपर ये 5 पे घात 4 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब हमें मिलेगा कि 5 गुणा
अब आपका ये 5 का हम गुणा 4 में करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 5 5 25 5 5 25 25 वर्ग आपको 625 यानी कि 625। अब आपने कितना 2 पे 6 गुणा 5 का गुणा में घात जोड़ती है आधार समान हो तो ये नियम था आपको याद होगा। कैसे? जैसे हमने लिखा कि a पे घात m गुणा a पे घात m के नियम होता क्या a पे घात m प्लस n। ये नियम आपको चार्ट में पढ़ाया गया था, मैथ में भी आपने पढ़ा था। गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान हो तो। आधार मतलब ये वाली संख्या, ये संख्या एक जैसी होती तो क्या करते हैं इन दोनों की घातों को हम जोड़ देते हैं, जो ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर आधार कितना है 5, ये आधार कितना 5 है। ये दोनों संख्या अगर एक जैसी है तो इन दोनों अंकों को क्या करते हैं घात वाले अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 4 कितने हो गए 6, यानी 5 का आधार कितना हो गया आपका 6 हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो 5 15 गुणा 6 तो 25 आप करेंगे तो 15 पंजे 15 गुणे 75 के 5 हासिल हो गया 7, 30 और 7 कितना हो गया 33 हासिल हो गया 3 और 25 के 90 3 कितना हो गया आपका 93 बटे 2 गुणा 5 पर घात 6 अर्थात आप देखेंगे कितना 9 या 375 बटे 10 पे घात 6। जितनी घात उतनी अंक के बाद हमें क्या लगाना है दशमलव लगा देना। क्या करना है दशमलव लगा देना है। तो किस प्रकार से लगाएंगे हम तो 9 3 7 5 हमारे पास 4 अंक है तो कितने 4 कितने कम पड़ रहा है 2 तो हम क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा करके अब देखो गिन लीजिए आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यहाँ आपका क्या आएगा दशमलव यहाँ पर आएगा आगे जीरो लगा देंगे तो आपको उत्तर आएगा 0.00937 ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो हमने सीखा हम किसी परिमेय संख्या में आए उसका दशमलव प्रकार स्थान है तो बिना भाग दिए इसके उत्तर को किस प्रकार से काट करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं। ये आपका सवाल नंबर 2 था। अब इसके कुछ भाग जो रह गए आपको सेम इसी प्रकार से इनको सोल्व कर लेना है। आप इसे पेन डाउन करिए यानी आप इसे अपनी कॉपी पर नोट करिए और या आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे बाद में नोट करते रहिए। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं जो इस प्रश्नावली का अंतिम और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा। चलिए अब अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 3। इसका निर्देश दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब हमारे पास 3 संख्या रखी है, पहली दूसरी और तीसरी, जिनके हमें क्या दशमलव प्रसार बताए गए हैं। और हमसे कहते हैं प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अभी आज हमने शुरुआत की थी तब आपको बताया था संख्या के दशमलव प्रसार से क्या होता था। यदि दशमलव प्रसार थोड़ा सा रिकॉल कर दो चीज को, दशमलव प्रसार हमें आपको पता है 2 प्रकार का था। यदि शांत था तब भी ये कहता था परिमेय था, कहता था परिमेय। और अशांत में अशांत को 2 भागों में बांटा था। कौन सा था? एक आपका था अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती तो ये भी कहता था आपका परिमेय, यानी कि यदि ये शांत होगा तब भी परिमेय संख्या कहलाएगी। और अशांत आवर्ती की कैटेगरी में कोई संख्या का दशमलव प्रसार आता है तो वो संख्या कैसी कहलाएगी परिमेय। यदि ये अशांत अनावर्ती अनावर्ती की कैटेगरी में जाता है तब ये हमारी क्या कहलाती संख्या, ये हमारी संख्या अपरिमेय कहलाती है। इसी चीज को आप ध्यान रखते हुए सवाल को देखते हैं, यानी कि दशमलव संख्या के प्रकार को देखते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या का दशमलव प्रकार किस कैटेगरी का है। चलिए तो पहले वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सीधे इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसका दशमलव कैसा है शांत है। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार कहता है शांत है, शांत है, इसलिए संख्या कैसी होगी, इसलिए संख्या का यानी कि जो वास्तविक संख्या उसका संख्या का दशमलव प्रसार वो संख्या हमारी संख्या परिमेय होगी। इसलिए संख्या कैसी होगी हमारी परिमेय होगी। ये आपके इस पहले सवाल का
जवाब हुआ। हमने क्या लिखा था, हमने देखा था संख्या का दशम प्रसार आगे चल के क्या हो रहा है, लास्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई डॉट डॉट या अनंत का कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। तो हम देख रहे हैं चूंकि दशमलव प्रसारवार कहता है शांत है, और जो संख्या को दशम प्रकार में शांत होता, अभी अगर आपको ग्राफिक का बताया था, इसलिए उनका क्या था, संख्या को कहते थे परम होती है, अतः कह सकते हैं क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है इसीलिए संख्या परमेय होगी, यानी कि हम कई संख्या को परमेय कह चुके हैं। अब दूसरी को आप देखें ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा दिया गया है, यहाँ पर आपको उलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल ये भी आपका शॉर्ट है, थोड़ा छोटा था, ये आप देखेंगे कि इस संख्या में हम देख रहे हैं तो 1 2 दशमलव क्या लिखा है 1 2 फिर 1 0 दिया, फिर 1 2 फिर 2 0 दिए, देखना जीरो को थोड़ा खेल देगा, इसमें क्या है, फिर 1 2 फिर ट्रिपल जीरो, फिर 1 2 फिर 4 टाइम जीरो, मतलब यहाँ पर अंक आपको दिख रहे हो तो रिपीट हो रहा है, लेकिन इस ये रिपीट में नहीं आते, ये रिपीट में जब आती है मतलब कुछ इस प्रकार से होता है कि मतलब 1 2 0 फिर 1 2 0 फिर 1 2 0 फिर 1 2 0, ये जो तीन अंक के बार-बार रिपीट हो रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं संख्या का दशम प्रसार कहता है अशांत, यानी पीछे डॉट डॉट लगा होता है, तीन बिंदु लगे होते हैं, कहते हैं ये संख्या का दशम प्रसार कहता है अशांत और आवर्ती है, अतः यह संख्या भाई परमेय होती, कैसी होती, परमेय इस वाले वर्ग में होती तो। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर संख्या के अंक तो में वही दिखाई दे, लेकिन जीरो की संख्या लगातार बढ़ती है, इसका मतलब यहाँ रिपीटिंग या आवर्ती का सिस्टम नहीं है, अतः संख्या का दशम प्रसार कहता है, संख्या का दशम प्रसार हम लिखेंगे क्योंकि कौन संख्या हमारी है, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, और क्या चीज, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, दशम प्रकार कहता है हमारा अशांत, कहता है अशांत और अनावर्ती, कहता है अशांत अनावर्ती है, इसलिए संख्या कहती होगी, इसलिए संख्या कहती होगी हमारी संख्या अपरमेय होगी, कैसी होगी, अपरमेय होगी। अब अंतिम सवाल आपका इसका रह गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बार, यानी कि इस बार का मतलब ये है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम सही मान लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3, इस तरह से आगे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 9 तक के अंकों में बार-बार क्या रिपीटेशन हो रहा है, मतलब संख्याएं पुनरावृत्त हो रही है, बार-बार वापस आ रही है, इस प्रकार की संख्या के दशम प्रसार को क्या कहते हैं, ये संख्या का दशम प्रसार हमारा कहता है अशांत तो है लेकिन कहता है आवर्ती है, यानी कि संख्याओं के जो अंक जो हमारी है क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार-बार वही अंक वापस आ रहे हैं, इसका मतलब हम चूंकि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कहता है अशांत और आवर्ती, कहता है अशांत आवर्ती है, कहता है अशांत आवर्ती है, इसलिए संख्या यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं संख्या हमारी परमेय होगी, कैसी संख्या होगी, संख्या परमेय होगी। अब मैं आपको इसके बारे में अलग से बता रहा हूं जिसे आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से एक बात क्या हुई, यदि आपने प्रश्न को वास्तव में समझ लिया है तो आप यहाँ से एक बात को और यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि जितनी हमारी वास्तविक संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो है हमारी दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बन होती है, दो प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन कौन सी संख्या, परमेय तथा अपरमेय, परमेय तथा अपरमेय, यानी कि परमेय तथा अपरमेय संख्या के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्न एक नंबर में बहुविकल्पी या एक नंबर आपको चीज कभी उलझा के पूछ लिया जाता है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। कैसे पूछा जाता है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती हैं, तो गलत। कैसे पूछा जाएगा आपसे, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती है, गलत। या आपसे पूछा जाएगा क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय होती है, तब भी आपका स्टेटमेंट कहता है गलत।
हाँ, यदि इसका उल्टा कह दिया जाए, यानी कि नीचे से ऊपर की लिया जाए, क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक होती हैं, तो आपका स्टेटमेंट कैसा होगा, सही होगा। ऐसे करते क्या सभी अपरमेय संख्या वास्तविक होती हैं, तब भी आपका स्टेटमेंट कैसा होगा, सही होगा। तो आप ये स्टेटमेंट को नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, कैसे लिखना है आपको, 4 लाइनें लिखनी है आपको, 4 स्टेटमेंट लिखना है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय होती है, आगे लिख देंगे असत्य। दूसरा क्या लिखेंगे, क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय होती हैं, इसको भी आप क्या कहते हैं, असत्य। और 2 इसके अपोजिट में मारेंगे, उल्टे लिखेंगे आप, क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सत्य। दूसरा, क्या सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, तो भी आप क्या कहेंगे इसको, सत्य। चलिए, तो ये आपका पहला चैप्टर इस प्रश्नावली के साथ में इसका अंत होता है। इससे अलावा जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर से बनते हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। वो परीक्षा से पहले आपको, परीक्षा से लगभग 1 महीने या 20 दिन पहले आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी इस चैप्टर से संबंधित। तो जितने भी चैप्टर आपको वहां से संबंधित आपको ये सारी चीज दी जाएगी। ये चीज आपको वहां पर अच्छे से इसी प्रकार से मेंशन कर लेनी है और इसको अच्छे से फिर से दोबारा रिवीजन करके इसको आप दोबारा से समझ लेना है। चलिए, तो अब इसके साथ हम इसको अगले चैप्टर के इंतजार करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर कमेंट, इसमें अपना कमेंट डालें और वीडियो को आप अगली वीडियो पाने के लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगले चैप्टर की वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। धन्यवाद।